जिस संसद में इतने दिनों से हंगामा हो रहा था, कामकाज ठप पड़ा था, वो संसद आज अरविंद केजरीवाल के लिए रात तक बैठी हुई। विपक्ष सिर्फ हंगामा नहीं, चर्चा भी कर रहा है, क्योंकि उसे दिल्ली वाले बिल को रोकना है, क्योंकि उसे इंडिया वाले गठबंधन की एकता दिखानी और अरविंद केजरीवाल जैसों को अपने गठबंधन में जोड़े रखना है। राज्यसभा में दिल्ली वाले बिल पर बहस के बीच भयंकर टकराव भी था। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन की राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से बोलने का समय बढ़ाने को लेकर ऐसी भयंकर बहस हो गई कि सभापति ने डेरेक ओब्रायन को सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया। सभापति भयंकर गुस्से में आ गए। वहां क्या हुआ, जरा वो हिस्सा देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। Most ignoble conduct. This is a mischievous conduct. No one expects a member like you to get into this road. This is conspiratorial. Mr. Derek O'Brien, your conduct in the House has been most ignoble. And this has become your habit. And you are doing it as a part of a strategy. And you think you will enjoy publicity outside. You have reversed this House. Sit down. Take your seat. Sit down. Sit down. Take your seat. I'll name you. Honorable members, you have seen a spectacle now. Are we in for such kind of conduct? Here is a member who rises suddenly and engages into dramatics. यानी ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्रायन की जबरदस्त क्लास लगाई सभापति ने। दिल्ली के बिल को लेकर केजरीवाल का समर्थन दिखाने के लिए विपक्ष इतना सीरियस था कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राज्यसभा में दिखे। मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आए। आप तस्वीरें देखिए, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। आज एक एक वोट की अहमियत है। इंडिया को मैसेज देना है कि वो कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इस बिल पर खड़ी है एक साथ। इसलिए मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पर बैठकर आज सदन पहुंचे। उन्होंने चर्चा में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन वो भी सदन में अगर आए तो विपक्ष इसके जरिए दिखाना चाहता है कि वो अपने गठबंधन को लेकर कितना सीरियस है। विपक्ष आज सुबह खुश भी था क्योंकि राहुल गांधी की संसद में वापसी भी। लेकिन विपक्ष के दो बड़े चेहरे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, आज की एक की संसद में वापसी पर जय जयकार हो रही थी और दूसरे की भयंकर हार होनी तय है, ऐसा माना जा रहा है। अभी वोटिंग होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। जिस संसद में आज राहुल गांधी की वापसी पर नारे लग रहे थे, उसी संसद में आज केजरीवाल पावरलेस होकर किनारे लग गए। राहुल गांधी की जयकार हो या केजरीवाल की हार हो, पीएम मोदी की जीत दोनों में, क्योंकि राहुल गांधी संसद में लौटने के बाद कल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने वाले। और बीजेपी ये मानती है कि जब जब राहुल गांधी बोलते हैं, बीजेपी का ही नंबर बढ़ाते हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने भी एक बार कहा था कि राहुल गांधी तो बीजेपी की टीआरपी है। इसलिए बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहा है कि राहुल गांधी की वापसी हो गई और राहुल गांधी की जयकार में भी बीजेपी को अपना फायदा दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस जिस तरह का जश्न राहुल गांधी की वापसी पर मना रही है, अंदर ही अंदर बीजेपी भी वैसे ही खुश हो रही होगी, क्योंकि विपक्ष में तो ममता बनर्जी तक बोल चुकी हैं कि राहुल गांधी तो पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी के सामने कुछ दिखता नहीं। कांग्रेस तो राहुल गांधी की संसद वापसी का जश्न मना रही है। आज सुबह ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई। दोपहर तक यह खबर आई कि राहुल गांधी आज संसद आ रहे हैं। संसद पहुंचते ही संसद परिसर में राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष की बाकी पार्टियों के सांसद जुट गए। ऐसा लगा राहुल गांधी पता नहीं कौन सी जंग जीत कर आए। राहुल गांधी के संसद परिसर में आते ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कांग्रेस सांसदों का उत्साह तो फिर भी समझ आता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के सांसद भी पूरे जोश में दिखाई दिए। संसद में ऐसा माहौल बन गया मानो राहुल गांधी सीधे 2024 का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाने का प्रयास हुआ, जबकि सच ये है कि राहुल गांधी अभी मानहानि केस में बरी नहीं हुए, सिर्फ उनकी सजा पर रोक लगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये तक कह चुका है कि उनका लहजा सही नहीं था। पब्लिक लाइफ में थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब राहुल गांधी को कोर्ट ने जो बोला उस पर कोई क्लीन चिट नहीं दी है कि आपने गलत नहीं बोला, लेकिन माहौल देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो राहुल गांधी को तो सब चीज में माफ कर दिया गया। जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हुई थी, तब तक कांग्रेस ये भी माहौल बना रही थी
कि राहुल गांधी के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन कर देंगे, जबकि शुक्रवार को फैसला आते ही सोमवार की सुबह उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। इससे कांग्रेस का वो दाव भी फेल हो गया कि पीएम मोदी राहुल गांधी को संसद में आने से रोकना चाहते हैं, वो डरते हैं, वो बोलेंगे तो देखिए राहुल गांधी वहां नहीं रहेंगे, यही मोदी चाहते हैं। वो तो आ गए। अब ऐसी खबर है कि कल अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। यानी ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती कि पीएम मोदी या बीजेपी राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकना चाहती है या उनसे कहीं से भी डरती। आज जब राहुल गांधी का संसद में स्वागत हो रहा था तो एक दिलचस्प वीडियो भी दिखा। संसद परिसर में सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े थे। सांसदों की भीड़ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी मौजूद थे। सुशील गुप्ता को इस भीड़ में खड़े होकर देख रहे लोग अब ये कमेंट कर रहे हैं कि जिस कांग्रेस का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, जिस कांग्रेस पार्टी को महाकरप्ट बताती रही आम आदमी पार्टी, आज उसी की पार्टी के सांसद राहुल गांधी के लिए स्वागत के लिए वहां पलके बिछाकर खड़े हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। ये तो इनका हाल हो गया है। और सोचिए अभी राज्यसभा में वोटिंग होगी, उसके पहले केजरीवाल जी की धड़कनें कैसी बढ़ी हुई होंगी। लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोगों ने ही केजरीवाल को आईना भी दिखाया। राज्यसभा में बहस के दौरान आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा, सुनिए एक बार। कश्मीर चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। यानी आरजेडी सांसद मनोज झा ने बोलते बोलते अरविंद केजरीवाल की पार्टी को याद दिला दिया कि 370 पर आप अलग खड़े थे। देखिए, सवाल यह है कि अब विपक्षी एकता को लेकर अरविंद केजरीवाल का अगला मूव क्या हो, क्योंकि उनका एजेंडा तो पहले ही क्लियर था कि वो विपक्ष के साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली पर बिल को संसद में रोकना था। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ न जाने की अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी दांव पर लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने तो इसके लिए शर्त भी रख दी थी कि वो विपक्ष की बैठक में तभी आएंगे जब कांग्रेस से समर्थन का भरोसा मिले। अब उन्हें समर्थन भी मिला, संसद में विपक्ष उनके साथ भी आ गया, लेकिन नंबर गेम में केजरीवाल की जीत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर में वोटिंग होगी, सब पता चल जाएगा। कुल मिलाकर विपक्ष के साथ आने का केजरीवाल का जो तात्कालिक मकसद था वो अभी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल है कि विपक्षी गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल का अगला प्लान क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल विपक्ष के गठबंधन के साथ बने रहेंगे? क्या वो विपक्ष की मुंबई में होने वाली अगली बैठक में शामिल होंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर विपक्ष के गठबंधन से अलग हो जाएंगे, जैसा अमित शाह संसद में दावा कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं चरम पर, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो इस इंडिया में एक छोटे प्लेयर के तौर पर रहें, या जैसा अमित शाह उनकी पार्टी को सुपारी पार्टी कह रहे थे, उस छोटी सुपारी पार्टी की तरह। उन्हें तो अपने आप को खड़ा करना है, और अगर वो इस इंडिया में घुल मिल गए तो फिर कैसे होगा। दिल्ली वाले बिल से अरविंद केजरीवाल क्यों बेचैन है, इसे भी आपको समझना चाहिए। केजरीवाल इस बिल से कैसे पावरलेस हो जाएंगे वो भी समझिए। बिल में प्रावधान यह है कि एक अथॉरिटी बनेगी जिसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। दिल्ली के बड़े अधिकारियों की सैलरी, कार्यकाल, ड्यूटी, अलाउंस, योग्यता, सिलेक्शन और ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश यही अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटी में जो भी फैसला होगा वो वोटिंग के आधार पर होगा, लेकिन इसके बावजूद एलजी का फैसला फाइनल होगा। अब केजरीवाल का गेम इसलिए ओवर हो गया क्योंकि अथॉरिटी में 2 अफसर होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र से होती है। जब वोटिंग में फैसला होगा तो केजरीवाल का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, और अगर केजरीवाल यहां जीत भी गए तो यह कहा गया है कि अथॉरिटी के फैसलों पर आखिरी राय तो एलजी देंगे। अगर अथॉरिटी के फैसले और एलजी के फैसले में अंतर होगा तो फिर एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा, यानी केजरीवाल का खेल वहां भी खत्म हो जाएगा। बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिसमें एलजी अपने विवेक से खुद से कई बड़े मामलों में फैसले ले सकते हैं। बिल में ऐसे भी प्रावधान हैं जिसमें किसी विभाग के सचिव किसी मामले को सीधे एलजी, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के पास ले जा सकते हैं बिना संबंधित मंत्री के परामर्श। अगर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के अधिकारियों से किसी पॉलिसी या किसी मसले पर असहमति होती है तो अधिकारियों के पास कैबिनेट नोट बनाने का अधिकार होगा। वो ये लिस्ट बनाएंगे कि संबंधित मंत्री की क्या क्या आपत्ति है और वो कैसे गैर संवैधानिक है। ये नोट एलजी के साथ शेयर किया जा सकेगा। दिल्ली में जितने संवैधानिक बोर्ड, समितियां, संस्थाएं हैं, इनके अध्यक्ष को चुनने की पावर राष्ट्रपति और एलजी को दे दी गई।
यानी अगर कल को अरविंद केजरीवाल को शीश महल में कुछ फिर से नया करना होगा तो हो सकता है वो मामला फंस, क्योंकि हर फाइल जो है वो अब कायदे से एलजी से होते हुए गुजरेगी। दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, संविधान की दुहाई दे रहा है, चुनी हुई सरकार की ताकत और दिल्ली के जनादेश की दुहाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष जानबूझकर यह भूल जाता है कि जिस जनादेश की बात वो कर रहा है उसका मजाक तो खुद केजरीवाल सरकार उड़ा देती। जैसे दिल्ली विधानसभा सत्र के स्पेशल सेशन को देख लीजिए। इसी साल अप्रैल में दिल्ली सरकार ने एक दिन का स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया। यह सत्र तब बुलाया गया जब एक दिन पहले ही दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। एक दिन के सत्र के दौरान विधानसभा में पीएम मोदी के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरकर पीएम मोदी यह सब कर रहे हैं। प्रस्ताव में लिखा गया कि यह साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी एक व्यक्ति से डर गए हैं और वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। इसी सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना चौथी पास राजा की कहानी भी सुनाई थी, आपको याद हो। अब आप खुद सोचिए कि दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो मन आए वो बोला जा सके, क्योंकि विधानसभा के अंदर आपको विशेष प्रिविलेजेस हैं, जबकि दिल्ली विधानसभा में तो दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विधानसभा का इस्तेमाल राजनीति के लिए होने लगा, यह आरोप है। इसी तरह पिछले साल भी जब अगस्त में शराब घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम आया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया, उन आरोपों के बीच भी एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया। एक दिन का सत्र, यही अमित शाह भी कह रहे थे ना कि ये लोग क्या संविधान की दुहाई देंगे बॉस। दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर सत्र खत्म ही नहीं होता, उसका अवसान ही नहीं होता। जब मन आया एक दिन का सत्र बुलाया, किसी को कुछ बोलना है बोले बोले, उसका खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि विपक्ष केजरीवाल के शीश महल के बारे में जानता नहीं होगा या फिर अरविंद केजरीवाल के पैतरों के बारे में नहीं जानता होगा। दिल्ली और पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब यूनिट तो पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस से जुड़े 4 पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी। पंजाब कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि पंजाब की मान सरकार जानबूझकर कांग्रेस को टारगेट कर रही। इन सब के बावजूद विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस संसद में दिल्ली सर्विस बिल का विरोध कर रही और अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही, क्योंकि कांग्रेस को किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को हराना है। विपक्ष के लिए अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना मजबूरी इसलिए भी बन गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी का कद पहले से बढ़ गया है। वो अब राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है। पीएम मोदी के सामने विपक्ष का गठबंधन कमजोर न दिखे, इसके लिए मजबूरी में कांग्रेस और बाकी पार्टियां केजरीवाल का समर्थन करें। संसद में आज टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल की फिर से चर्चा। दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो केजरीवाल शीला दीक्षित के घर पर 10-10 एसी लगे होने पर सवाल उठाते थे, उनके शीश महल में 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं और बाथरूम तक में एसी लगा है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़। यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और वैसे महोदय, उनके घर में 10 एसी थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी हैं। और इतना ही नहीं, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए हैं और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टीमेट है। यानी संसद में आज फिर शीश महल की गूंज सुनाई दी। और अभी तो थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल ने बाकायदा विपक्ष को एक तरह से चैलेंज दिया कि आइए ना शीश महल पे चर्चा करते हैं, उस पे बहस कर लें।